तो अब ये चैप्टर 14 स्टैट का चैप्टर 14 और उसका ये क्लास 3, ठीक है, क्लास 3 है। हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, ठीक है। तो टेक्सुअल कर लिया, टेबलर कर लिया, डायग्राम भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ में कैसे कैसे होगा, तो उस चीज़ को देखते हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद है, सब कुछ ये सब कर लिया था, देखो, ठीक है। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब हमने किया था, ठीक है। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, क्लास बाउंड्री होता है, क्लास लेंथ, ये सब कुछ हमने किया है। अब इसी में आगे क्या करना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये काम करना है, ठीक है बच्चे। तो देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या क्या है तुम्हारा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, और फोर्थ है ओजाइव। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जो पहला 3 ग्राफ है, ये देखो, ये पहला 3 ग्राफ है, ये जो 3 है, ये तीनों क्या है, ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। लेकिन जो ओजाइव है, ये क्या है, ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये थोड़ा उससे अलग है। तो पहले हम लोग बात करते हैं हिस्टोग्राम में क्या है, देखो यहाँ आ जाओ। हिस्टोग्राम में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ जानकारी हमने यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा, हिस्टोग्राम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब एक्सक्लूसिव टाइप जो होता है ना, जिसमें कोई गैप नहीं होता है, एक्सक्लूसिव टाइप जो होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता है, उससे तैयार करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंटिन्यूस सीरीज, पहला पॉइंट देखो। दूसरा क्या है, हिस्टोग्राम या मॉड क्लास लेंथ जरूर इक्वल होना चाहिए, क्लास लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। अनइक्वल अगर है, अगर क्लास लेंथ मान लो अनइक्वल तभी बनेगा, अनइक्वल है तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। किसको यूज़ करेंगे, यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो अभी अभी आपको मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल में ही, ठीक है। हिस्टोग्राम किससे बनता है, इक्वल क्लास हो चाहे अनइक्वल हो, दोनों से बनेगा। इक्वल हो तो बहुत अच्छा, अगर अनइक्वल है तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कैसे, देखो, तो पर इस क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, इसका क्लास लेंथ कितना है 10, इसका लेंथ कितना है 20, इसका 10 है, इसका भी 10 है, तो क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, क्लास लेंथ यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्लास लेंथ है 20 से 40, इस क्लास लेंथ को ब्रेक करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हिसाब से इसको हम ब्रेक करेंगे, 20 से 30 और 30 से 40, 2 क्लास में इसको ब्रेक करो। तो पहला सही है, 5 फ्रीक्वेंसी होगा, इसको ब्रेक करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना है, 20 लेंथ में 20 फ्रीक्वेंसी, तो 1 लेंथ में 1, तो 20 से 30, 10 लेंथ में 10, और 30 से 40, ये भी 10 लेंथ है, इसमें भी कितना होगा 10, ठीक है। तो इस तरह से 40 से 50 हो गया, 15 फ्रीक्वेंसी है, 50 से 60 में 5 फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। इसमें ये आपका ओके, तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो गया, ये काम करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फिर क्या होता है, देखो अब इसका ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये एक्सिस ले लो ऐसे करके, इस एक्सिस पर क्या है, ये एक्स है, ये मान लो 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ये फ्रीक्वेंसी है। अब बताओ 10 से 20 में कितना, 10 से 20 में 5 है, ये 5 पे ऐसे ले जाओ, 10 से 20 में ऐसे ले जाओ, ऐसे आ जाओ, ये 5 है। 20 से 30 में क्या है 10, 30 से 40 में भी क्या है 10, 10 के सामने। 40 से 50 का फ्रीक्वेंसी कितना है 15, ये 15 पे आ जाओ 15। अब 50 60 में कितना है 5। तो ये जो रेक्टेंगल शेप का है ना, रेक्टेंगल शेप का जितना ये मिला, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम,
ठीक है। हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को अगर आप फिर कर्व से ज्वाइन करोगे, कर्व से, तो उसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी कर्व। अब मिड पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, मैं रेड से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से यहाँ ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। एक इधर अगले क्लास में मिला दोगे तो डॉटेड लाइन से यहाँ पहुँच जाएगा, अगले क्लास में मिलाओगे तो डॉटेड लाइन से यहाँ पहुँचा दो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पर ज्वाइन करोगे तो उसको बोलते हैं पॉलीगन। ये लाल वाला हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम को अगर आप स्ट्रेट लाइन पर ज्वाइन करोगे तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन पर ज्वाइन करने का मतलब क्या है, स्केल रख के यूज करना पड़ेगा, स्केल रखोगे तभी तो सीधा बनेगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन फ्री हैंड से सीधा सबको ज्वाइन कर दोगे ना, पेन ले लो और हाथ से फिर ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ बात आगे लिखा है, उसको पढ़ो। हिस्टोग्राम एपियर्स लाइक बार डायग्राम, लिखा है ना, हिस्टोग्राम कैसा एपियर हो रहा है, बार डायग्राम की तरह। बट दोनों में अंतर है, हिस्टोग्राम में क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ भी है, इसमें विड्थ भी है, इसलिए एरिया डायग्राम है, रेक्टेंगल शेप का होता है। देखने में तो लग रहा है बार डायग्राम, लेकिन देखो दो हिस्टोग्राम के बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन बार डायग्राम में क्या होता है, गैप होता है। ये देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बार डायग्राम में गैप होता है। ठीक, नंबर 1। इसमें खाली क्या होता है, ओनली लेंथ होता है। ये 1D है, 1D, 1 डायमेंशनल। लेकिन हिस्टोग्राम में लेंथ भी है और विड्थ भी है। ये देखो ये लेंथ भी है, ये लेंथ, ये 10 है और ऊपर कितना 10, इसमें ये 10 है, ऊपर कितना 15। तो ये रेक्टेंगल है, इसमें एरिया होगा, इसमें लेंथ भी और विड्थ भी है। तो ये क्या कहलाएगा, 2D, 2 डायमेंशनल कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट है उसको पढ़ते जाते हैं। अब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बहुत बार पूछा, मॉड इज कैलकुलेटेड ग्राफिकली फ्रॉम हिस्टोग्राम। कैसे, ये सबसे बड़ा जो हिस्टोग्राम है ना, सबसे बड़ा हिस्टोग्राम, इसका जो ये जो कॉर्नर है इसको इस पर ज्वाइन करो, इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन करो, जहाँ कट किया यहाँ से नीचे आओ, यहाँ जो मिला ना एक्स, यही वाला क्या होता है, मॉड होता है। तो हिस्टोग्राम से क्या होता है, मॉड निकल के आता है। और हिस्टोग्राम से क्या होता है, जब हम ग्राफ का लेंथ इक्वल कर देते हैं ना, तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना उसी में मॉड होगा। फ्रीक्वेंसी का कंपेरिजन कहाँ पॉसिबल है, हिस्टोग्राम में। तो हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी जो हम लोग एडजस्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को जो एडजस्ट करते हैं, इससे क्या होता है, इसमें एक बात और लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी कंपेरिजन पॉसिबल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कंपेरिजन पॉसिबल हो जाता है। क्यों, अब सबका लेंथ तो 10 है, अब सबका लेंथ अगर 10 है तो फिर जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सही में उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ऐसे देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो आप बोलोगे इस यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो नहीं, ये क्लास का लेंथ गड़बड़ है, इसको ठीक कर दो। अब देखो हर क्लास का लेंथ इक्वल हो गया, अब फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन जस्टिफाइड है, सबका लेंथ इक्वल है तो 15 अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन कहाँ पॉसिबल है, हिस्टोग्राम में। और पढ़ लो, मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से तो पॉलीगन कहलाएगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे फ्री हैंड से तो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। और एरिया ऑफ पॉलीगन और एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इक्वल होता है, पॉलीगन का एरिया और हिस्टोग्राम का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उसका टोटल एरिया 1 होता है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम या पॉलीगन। क्यों, फ्रीक्वेंसी कर्व सबका एक जैसा नहीं आएगा, हिस्टोग्राम सबका एक जैसा आएगा, पॉलीगन एक जैसा आएगा। कर्व है ना, फ्री हैंड है, अब किसने कितना हैंड फ्री किया ये थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है या सब्जेक्टिव होगा, पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा डिफर करेगा। तो कर्व थोड़ा सा शेप ओवरऑल सेम रहेगा, बट थोड़ा सा इसमें कमी है, जो कमी हिस्टोग्राम में नहीं है, पॉलीगन में नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना, लिमिटिंग फॉर्म है, कमी वाला फॉर्म है, किसका, हिस्टोग्राम का या पॉलीगन का, ऐसे। और फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप, इतने सारे स्टेट्स के अंदर डेटा होते हैं, आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप कुल मिला के 4 तरह का मिलता है। एक मिलता है बेल शेप, दूसरा यू शेप, तीसरा जे शेप, चौथा मिक्स शेप। 4 तरह का शेप होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप 4 तरह का होता है, देखने को यही मिला है। अगर हम बात करें बेल शेप, तो एक शेप ऐसा होता है, यू शेप तो ऐसा होता है, जे शेप तो ऐसा होता है। अब मिक्स शेप जिसमें सब आ जाए, ये तीनों आ जाए, ऐसे मिक्स शेप ऐसा होगा। देखो ये हो गया बेल शेप, ये बेल शेप, ठीक है, बेल मतलब घंटी का जो शेप होता हो। ये यू शेप, ये यू शेप, इसको बोलते हैं जे शेप, जे शेप। और ये हो गया मिक्स्ड,
मिक्स शेप। तो मिक्स शेप में क्या है, सब शेप आ गया। देखो ये बेल शेप, यहाँ से यहाँ तक बेल शेप, यहाँ से यहाँ तक यू शेप, यहाँ से यहाँ तक जे शेप। अगर ये देखोगे ना इसको ये शेप क्या है, इन्वर्टेड जे, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड जे, उल्टा जे। अगर ये वाला लोगे तो जे शेप, और ये वाला लोगे तो इन्वर्टेड जे शेप। इसमें सारे शेप आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कर्व कुल मिलाकर 4 तरह का होता है। उसमें से जो बेल शेप है उसके बारे में क्या लिखा है, देखो, मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी कर्व इज बेल शेप। कोई भी डेटा ले लो, हाइट के ऊपर, वेट के ऊपर, मार्क्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, इन सब के ऊपर शुरू में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर बाद में धीरे धीरे घटता है। तो ये सबका शेप जो होता है ना फ्रीक्वेंसी कर्व का, बेल शेप होता है। बाकी शेप जो है वो बहुत रेयर केस है, वो बहुत रेयर केस होता है। तो ये आपका हिस्टोग्राम के बारे में इतना जानकारी आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं ओजाइव। अब ओजाइव क्या है, ग्राफ बिटवीन वेरिएबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब आता है, जब फ्रीक्वेंसी को आप जोड़ के लिखोगे तो आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझना है। एक एग्जांपल है यहाँ पर जिससे हम समझेंगे। ग्राफ होता है ये वेरिएबल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसको हम क्या बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है बच्चे। अब हमें क्या करना होगा, इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना होगा। CF टेबल तैयार करेंगे। जैसे इसका ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम, तो हम CF टेबल तैयार करेंगे। CF टेबल का जो ग्राफ होगा उसको नाम देंगे ओजाइव। तो यहाँ पर देखो, अगले पेज में आ जाओ। इससे हमने तैयार किया है, यहाँ पर देखो CF टेबल। ये CF टेबल है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल 2 तरह का होता है। एक होता है ये लेफ्ट देन CF टेबल, एक होता है मोर देन CF टेबल। लेफ्ट देन टेबल और मोर देन टेबल। लेफ्ट देन CF टेबल कहाँ से बनता है, अपर लिमिट से। मोर देन CF टेबल कहाँ से बनता है, लोअर लिमिट से। 2 तरह के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं, लेफ्ट देन और मोर देन। क्यों लेफ्ट देन मोर देन होगा, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा ये लिखा हुआ है, देखो कोई पूछे 10 से कम फ्रीक्वेंसी कितना, 5। कोई बोले 15 से कम फ्रीक्वेंसी कितना। अब 15 से कम में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 15। 25 से कम में ये तीनों, 25 से कम में तीनों आ जाएगा। देख लो, कम का मतलब क्या, लेफ्ट देन 10, लेफ्ट देन 15, लेफ्ट देन 25। तो ये कहाँ से आ रहा है, अपर लिमिट से। अपर लिमिट से होता है लेफ्ट देन का टेबल। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ता है। लेफ्ट देन 25 में क्या होगा, ये तीनों, वही टेबल तैयार है। और लेफ्ट देन 30 में क्या होगा, सब, ये सबको जोड़ दो, कितना है, 50 होंगे। तो ये लेफ्ट देन का टेबल हो गया। अगर हम उल्टा बात करें मोर देन का, मतलब मोर देन 5, मोर देन कहाँ से आएगा, लोअर लिमिट से। तो मोर देन 5 में सब आएगा 50। मोर देन 10 में ये 5 छोड़ के 45। मोर देन 15 में ये दोनों जोड़ दो, ये 45 में 10 छोड़ दो 35, या मोर देन 15 में इसको जोड़ लो 35। मोर देन 25 में 15। तो ये 2 तरह का टेबल बनता है CF टेबल। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करके लिखोगे। और कब हम समझेंगे CF टेबल है, जब लेफ्ट लिखा हो या मोर लिखा हो, लेफ्ट देन एक्स, मोर देन एक्स, तो समझ जाना फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यही टेबल यहाँ पर तैयार किया गया। देखो ये टेबल यहाँ पर तैयार किया गया, ठीक है। लेफ्ट देन 10 में कितना है, 5। लेफ्ट देन 15 में कितना है, 15। लेफ्ट देन 25 में कितना होगा, देख लो यहाँ से। लेफ्ट देन 25 में क्या आना चाहिए, बोलो। लेफ्ट देन 25 में ये है ना 25, इससे कम में क्या आएगा, तो ये सबका जोड़ 35। और लेफ्ट देन 30 में क्या आएगा, 50। तो वही लिखा हुआ, देख लो टेबल में, वही लिखा हुआ 35, 50। लेफ्ट देन का टेबल, मोर देन का टेबल ऐसे तैयार होता है। अब ये लेफ्ट देन CF टेबल है, मोर देन CF टेबल है। किसी के दिमाग में लगता है क्या कि लेफ्ट देन वाले को उल्टा लिख देंगे तो मोर देन वाला आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इसका उल्टा करोगे तो ऐसा नहीं है, ये निकालना पड़ता है, अलग निकालना। मोर देन, इसमें 5 में 50 आएगा। मोर देन 10 में क्या है, 5 हटाएंगे तो 45 आएगा। मोर देन 15 में ये निकालना पड़ेगा, दोनों निकल गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो x का मतलब है मार्क्स, मतलब 25 से कम नंबर लाने वाले 35 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है, 50। टोटल कितना है, 50। इसका मतलब क्या है, 10 से अधिक नंबर लाने वाले 45 बच्चे हैं, 25 नंबर से अधिक लाने वाले 15 बच्चे हैं। तो ये इसका मतलब है, लेफ्ट देन मोर देन का मतलब यही है। अब ग्राफ इसका जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलते हैं। अभी बोले उसको लिख समझेंगे ग्राफ को हम लोग। बट इस टेबल के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करो। लेफ्ट देन का टेबल हो चाहे मोर देन का, देखो सबसे बड़ा CF क्या है, 50। यहाँ भी देखो सबसे बड़ा CF क्या है, 50। तो लार्जेस्ट CF क्या होता है, n के इक्वल होता है, n के इक्वल। अगर CF टेबल है ना तो सबसे बड़ा CF देख लो, यही n होगा। फिर से मत जोड़ना, ये जोड़ के निकाला हुआ है, चाहे यहाँ से देख लो, यही n के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ ले लो, जैसे ये मैं दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ। 25 से कम 35 और 25 से अधिक 15, इस दोनों CF का जोड़ कितना होगा, 50। बताओ
15 से कम नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं। अब 15 से अधिक नंबर लाने वाले 35 बच्चे हैं। तो ये 15 35 का जोड़ कितना होगा 50। ये हमेशा n के इक्वल होगा और होना भी चाहिए ना। टोटल 50 बच्चे हैं। तो ये लिखा हुआ लेफ देन CF लेफ देन x1 और प्लस CF मोर देन x1। कोई x1 ले लो, कोई भी नंबर ले लो x, उससे कम वाला CF और उससे ज़्यादा वाला CF का जोड़ कितना होगा 50। इससे फ़ायदा क्या पता है, अगर मोर देन पता है तो इधर घटा दोगे n में से तो लेफ्ट देन आ जाएगा, और लेफ्ट देन पता है तो उसको घटा दोगे n में से तो मोर देन आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, इसको देखो लेफ्ट देन है, लेफ्ट देन से मोर देन कैसे निकलेगा। मान लो मोर देन का चीज़ हमें नहीं पता है, खाली लेफ्ट देन पता है, तो इसको देखोगे तो क्या कहोगे, टोटल स्टूडेंट 50 हैं और 15 से कम लाने वाले 15 बच्चे हैं। तो कोई ये पूछ ले कि बताओ मोर देन 15 वाले कितने होंगे, तब क्या कहोगे, टोटल 50 है। अब 15 से कम नंबर लाने वाले 15 है, तो 50 में से 15 हटा तो 35 जो बच गया ना वो मोर देन 15 होगा। तो मोर देन 15 में कितना होगा 35, जो यहाँ पर देखो यही से निकल रहा है। तो लेफ्ट देन से मोर देन निकालना और मोर देन से लेफ्ट देन, तो वहाँ पर ये काम आएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना। इसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, ये एग्जाम्पल है, जैसे लेफ्ट देन 15 पूछा है, लेफ्ट देन 15 तो टोटल कितना है 50। अब मोर देन 15 कितना है, मोर देन 15 35 हटा दोगे तो लेफ्ट देन 15 निकल गया। देख लो मोर देन 10 तो टोटल में से क्या करो, लेफ्ट देन 10 हटा दो, लेफ्ट देन 10 हटा दो, ऐसे ही बजाएगा। कहने का मतलब आपको लेफ्ट देन का टेबल दिया है, अब मोर देन पूछ रहा है तो ऐसे निकाल दोगे। आपको यहाँ पर देखो मोर देन का टेबल दिया है और लेफ्ट देन पूछे तो ऐसे निकाल दोगे। और बिटवीन पूछे ना, बिटवीन 15-25 के बीच में कितने लोग होंगे, तो क्या करो 15 का CF कितना है, 15 का CF 15, अब 25 का CF कितना है 35, इसका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना होगा 20। चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, एक ही बात है। यहाँ पर देखो 15 का CF कितना है, 15 का CF 35, अब 25 का CF कितना है 15, घटा दो वही आएगा। बिटवीन पूछे तो ऐसे निकाल देंगे। कब पता चलेगा कि लेफ्ट देन, कब पता चलेगा CF टेबल है, तो जब लेफ्ट देन लिखा हो या मोर देन तो समझना हो CF है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये सब क्वेश्चन अभी आपको मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में, ये क्वेश्चन देखो जैसे 52 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब मार्क्स के नीचे क्या क्या लिखा देखो, मोर देन 70%, मोर देन 60%, और उधर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है पक्का ये CF है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बताओ सबसे बड़ा क्या है इसमें 100, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 100 है, टोटल 100 स्टूडेंट है। और क्या दिया आपको मोर देन। अब पूछा क्या, लेफ्ट देन पूछ लिया। लेफ्ट देन 50% में कितने लोग होंगे, तो बताओ यहाँ पर देखो मोर देन 50 में कितना 40 लोग, मोर देन 50 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 40, और टोटल स्टूडेंट कितना 100। ये 100 टोटल स्टूडेंट कैसे है, ये CF है ना, तो ये टोटल होगा। तो टोटल 100 है। अब मोर देन 50 से अधिक नंबर लाने वाले 40 है, तो 100 में फिर 40 हटाओ 60 बचा। 60 क्या है लेफ्ट देन 50, तो लेफ्ट देन 50 में क्या आएगा आंसर 60। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यूज ऐसे करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसी का जो ग्राफ होता है ना, इसी का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं ओजाइव। जैसे लेफ्ट देन बाय, अब क्या करो, ये एक्सिस बना लो, इस एक्सिस पे क्या लो एक्स ले लो, ठीक है। और ये जो एक्सिस है इस पर क्या आएगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गया। अब क्या करो, जैसे लेफ्ट देन वाले को देखते हैं। चलो लेफ्ट देन में कितना है 10, लेफ्ट देन में क्या है 10 का 5, 10 का 5, तो ये 10 है और यहाँ कहीं 5 होगा। ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 40 50, तो 10 का क्या होगा यहाँ पर 5, 10 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड में क्या अगला पॉइंट है 15 का 15, लेफ्ट हैंड में क्या 15 का 15, तो देखो 15 का ये 15, ये पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंट होंगे। पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। फिर क्या है 25 का 35, देख लो 25 का क्या है 35, तो 25 का यहाँ 25 है तो 35 यहाँ कहीं पॉइंट आया होगा इसके बीच में, 25 का 35। और 30 का 50, 30 का 50, तो ये 30 है, 30 का 50 यहाँ कहीं 50 होगा, ऊपर गया होगा ये मान लो, और ऊपर कर देता है 50। इसको FH1 कर दो, तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे 4 पॉइंट आ गया ना, ज्वाइन कर दो। इसको बोलते हैं लेफ्ट देन ओजाइव। लेफ्ट देन ओजाइव का शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है J शेप का। क्या होता है, इसका शेप होता है J शेप, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ मोर देन पे। मोर देन में क्या है 5 का 50, 5 का क्या है 50, देखो 5 का 50, तो 5 का यहाँ 5 है, 5 का 50, ये कोई पॉइंट होगा 50 पे पॉइंट ले लो यहाँ पर 5 का 50। फिर क्या 10, 10 का कितना 45, तो 10 का 45,
10 का 45 ये कोई पॉइंट होगा। फिर क्या है 10 के बाद है 15 का 35, 15 का 35, तो 15 का 35 यही कोई पॉइंट होगा, ये क्लोज मिल रहा है। उसके बाद क्या है 25 का है 15, तो 25 का 15, 25 का 15, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बना है, ठीक नहीं बना है, लेकिन ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये ज्वाइन कर दोगे, और इसको लास्ट में डॉटेड लाइन पे ज्वाइन कर देते हैं आखिरी वाले पॉइंट से, ऐसे आखिरी वाले से डॉटेड। तो ये होता है जी मोर देन ओजाइव। ये मोर देन का बना तो मोर देन ओजाइव। और मोर देन ओजाइव का शेप क्या होता है पता है? इन्वर्टेड जे शेप। इसका शेप क्या होगा? इन्वर्टेड जे शेप। ठीक है, तो ये तो हो गया ओजाइव की बात। अब इस ओजाइव में जहाँ ये कट किया ना लेफ्ट हैंड मोर देन, यहाँ से नीचे आओगे ना तो ये मीडियन होता है, ये मीडियन होता है, ध्यान से देखो। इससे आपको मीडियन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड ओजाइव मोर देन ओजाइव से क्या मिलता है? मीडियन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। अच्छा, ये दोनों जहाँ कट किया वहाँ से मिला। अब मान लो लेफ्ट आपको मोर देन ओजाइव नहीं, खाली एक ही है लेफ्ट देन ओजाइव, तो खाली जो लेफ्ट देन ओजाइव है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे और भी चीज़ निकलता है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। मीडियन किसको बोलते हैं? जो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही होता है, 4 भाग में डिवाइड करने वाले क्वार्टाइल बोलते हैं, 10 भाग में डिवाइड करने वाले को डेसाइल बोलते हैं, और 100 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले को परसेंटाइल बोलते हैं। अब ये सब क्या करता है? पार्टीशन करता है। 2 भाग में पार्टीशन, 4 भाग में पार्टीशन, 10 भाग में पार्टीशन, 100 पार्ट्स में करता है पार्टीशन। इन सब को जॉइंटली हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब। और ये सब जो है ना ग्राफिकली निकलता है, ये सब ग्राफ से निकलता है। जैसे मॉड किससे निकलता है? ग्राफ से, हिस्टोग्राम से। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये सब ग्राफ से निकलता है। किस ग्राफ से निकलता है? ओजाइव से। लेकिन स्पेशली बोले कौन सा ओजाइव? लेफ्ट देन की मोर देन, तो क्या बोलोगे? लेफ्ट देन ओजाइव से निकलता है, लेफ्ट देन ओजाइव से। और कैसे निकलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, मान लो एक अलग से ग्राफ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये मान लो ये CF है, ये एक्सिस हो गया एक्स का, ये एक्सिस हो गया, ग्राफ को बीच में लाते हैं, ये एक्स का, और ये ऐसे बना देते हैं। मान लो क्या है? लेफ्ट देन ओजाइव है। ये क्या है? लेफ्ट देन ओजाइव है। ठीक है, अब इस ग्राफ से आपको मीडियन चाहिए। मीडियन तो क्या करो? n कितना है? n तो पता होगा ना, n मान लो कुछ भी है तो n/2 ले लो। यहाँ पर CF पे फ्रीक्वेंसी जो है इसमें n/2 ले लो। n/2 से ऐसे चलो हॉरिजॉन्टल, ग्राफ पेपर पर बना होगा। ये ग्राफ है, ग्राफ मतलब ग्राफ पेपर पर बनेगा ये। ठीक है, ऐसे आओगे और जहाँ मिला उसके नीचे आ जाओ, और यहाँ का जो x होगा ना, यहाँ का x n/2 है ना, तो यही होता है मीडियन, ME मीडियन, ये होता है मीडियन। ऐसे अब देखो क्वार्टाइल्स होता है, जैसे क्वार्टाइल n/4 होगा, n/4 कहीं ना कहीं होगा यहाँ पर। मान लो कि पूरे 50 है तो आधा करो 25, 25 का 12.5 यहाँ, तो यहाँ से आ जाओ ऐसे, यहाँ नीचे आओ, n/4 से निकालेगा तो क्या निकले पता है? क्वार्टाइल 1। जैसे 2 भाग में मीडियन बांटते हैं तो एक ही पॉइंट होगा मीडियन, एक होगा मीडियन। ऐसे ही अगर 4 भाग में बांटना है तो क्वार्टाइल्स होंगे, लेकिन 4 भाग में बांटने के लिए कितना पॉइंट होगा? 3। उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। 4 क्वार्टाइल होते हैं। ये हो गया। एक होगा 3n/4। मान लो 3n/4 के करस्पॉन्डिंग इसको जो होता है y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और जो x एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सीसा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनेट n/4 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सीसा होगा उसको क्या बोलेंगे? तो क्वार्टाइल 1 बोलेंगे। अब बताओ, पूछेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ऑर्डिनेट, जो भी लिखाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3n/4 के करस्पॉन्डिंग जो एब्सीसा होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे क्वार्टाइल 3 होगा। ये नाम कैसे आता है ये आपको अगले क्लास में और अच्छा से पता चलेगा, बट ध्यान दो, 2 से डिवाइड किया तो मीडियन है, 4 है तो क्वार्टाइल है। कौन सा क्वार्टाइल है? हाँ, 3 है तो थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ 1 है तो फर्स्ट क्वार्टाइल, और ये जो होता है ना यही होता है सेकंड क्वार्टाइल। मीडियन को हम क्या बोलते हैं? सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल में क्या होगा? 2n/4। ध्यान दो, n को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल होगा, और 2 देंगे तो क्या होगा? सेकंड क्वार्टाइल। लेकिन 2 से 4 कट गया तो क्या होगा? n/2। तो सेकंड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं? मीडियन। तो इस तरह से कोई भी चीज़, डेसाइल भी निकलता है। डेसाइल के लिए क्या होगा? मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। n को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसाइल होगा, n को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसाइल होगा। अब यहाँ पर 7 लगा दिया ना, 7, तो ये होगा डेसाइल 7।
7n/10 से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा D7, D होता है डेसाइल के लिए, डेसाइल 7, Q होता है क्वार्टाइल के लिए, अब P होता है परसेंटाइल के लिए। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, 10 से डिवाइड है तो डेसाइल, और ऊपर 7 है तो 7 डेसाइल, D7 मिलेगा। तो ये सब ग्राफ से निकलता है, स्पेशली कौन सा ग्राफ से, लेफ्ट देन ओजाइव से। लेकिन हम मीडियन के लिए ऐसा भी होता है कि लेफ्ट देन मोर देन जहाँ कट किया ना वहाँ से आ जाओगे तो आपको वहाँ से मीडियन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा लास्ट में एक नोट में क्या लिखा हुआ है देखो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। जो पिक्चर होता है ना या डिज़ाइन होता है या कोई भी चीज़ होता है दुनिया में, वो होता है 3 तरह का। कोई भी डिज़ाइन होगा ना, 1D, 2D, 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1D मतलब किसका, जिसका सिर्फ लेंथ होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ हो, जैसे धागा हो गया, धागा में क्या होता है, खाली लेंथ होता है, थ्रेड। तो जितने भी बार डायग्राम है और जितने भी लाइन चार्ट है, सब में सिर्फ लेंथ होता है, इसलिए सब कहलाता है 1 डायमेंशनल 1D। 2D मतलब जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो। अब लेंथ विड्थ हो इसका मतलब क्या, जिसमें एरिया हो, जिसमें एरिया हो, मेन यहाँ पर एरिया है, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल में हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब में क्या होता है, एरिया होता है। ये सब क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल 2D। ठीक है। 3D में क्या होता है, जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो और डेप्थ या हाइट हो, मतलब जिसमें वॉल्यूम हो, वॉल्यूम वाले चीज़ को हम बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशनल। जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब कहलाएगा 3 डायमेंशनल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 1D, 2D, 3D क्या है ये चीज़ बताओ, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द डायमेंशन ऑफ बार डायग्राम, क्यूब डायग्राम और क्या, पाई डायग्राम का डायमेंशन क्या है। तो बार डायग्राम है, बार मतलब सिर्फ एक ही होता है, क्यूब में 3 होगा, एक के बाद 3। अब पाई डायग्राम, पाई का मतलब सर्कल, सर्कल क्या होता है, एरिया। तो पाई चार्ट सर्कल है, एरिया तो 2 होगा, तो क्या होगा 1 3 2, 1 3 2, ऑप्शन बी। देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे 49 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लो। हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं किससे, इंक्लूसिव टाइप से कि एक्सक्लूसिव टाइप से, तो एक्सक्लूसिव टाइप से। ठीक है, जिसमें लेफ्ट हैंड ओजाइव का शेप क्या होगा, जे शेप होगा, जे शेप होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 45 नंबर, देखो 45 नंबर क्या है, एब्सिसा मतलब एक्स करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड ओजाइव और मोर देन ओजाइव, क्या होता है, मीडियन हो जाएगा, मीडियन नहीं। ओजाइव कर्व देखो 46 क्या लिखा है, ओजाइव कर्व से हम क्या निकालते हैं, क्वार्टाइल, मीडियन, मॉड, क्या, तो ए और बी दोनों, क्वार्टाइल भी आता है, मीडियन भी आता है, मॉड तो हिस्टोग्राम से आता है। देख लो 47, विच वन इज 2 डायमेंशनल, कौन है 2 डायमेंशनल, बार डायग्राम है 1 डायमेंशनल, लाइन डायग्राम भी एक ही है, हिस्टोग्राम होगा 2, इसमें एरिया भी होता है, लेंथ विड्थ भी होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका चैप्टर 14 कंप्लीट। फिर हम लोग करेंगे चैप्टर 15 करेंगे, चैप्टर 15 इंपॉर्टेंट है, उससे 15 क्वेश्चन आता है।